Hello students, in our previous topic we have understood about the privileges. We understood that first and second state were given privileges by birth and the third state had to pay taxes and so many duties they had to complete. Now today let's proceed the chapter and see what happens now. So students, third state had to pay taxes. So what kind of taxes were there? In the France, there were many types of taxes. Today, in page number 4, the last paragraph, the church to extracted its share of taxes called tithes from peasants. स्टूडेंट्स, फ्रांस में टैक्सेस कई प्रकार के लिए जाते थे, जिसमें एक टैक्स था टिप्स, जो कि पीजेंट्स के द्वारा लिया जाता था और जिसको चर्च कलेक्ट करते थे। इस वजह से इस टैक्स को रिलीजियस टैक्स भी कहते हैं। इस टैक्स में पीजेंट्स यानी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम का 1/10 पार्ट चर्च में जमा करते थे। इसके अलावा भी थर्ड स्टेट के लोगों को और भी कई टैक्स जमा करने होते थे। One more taxes has been mentioned here, tail. It was called also direct tax. जैसे कि हम लोग अभी अपने समय में इनकम टैक्स डिपॉजिट करते थे, इस प्रकार से उस समय भी टेल नाम का जो एक टैक्स लगाया गया था वो सभी को डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती थी। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के द्वारा और भी कई इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे, जो कि डेली फूड आइटम्स हो सकते थे या डेली कंजप्शन थिंग्स हो सकती थी, सॉल्ट, टोबैको एट्सेट्रा थिंग्स पे भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी। सो इट कैन बी सेड स्टूडेंट्स दैट ऑल द फाइनेंशियल फोर्स वाज ऑन द थर्ड स्टेट एंड ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड दैट first state and second state did not have to pay any kind of taxes, only the third state had to pay taxes and the government ran only on the taxes. गवर्नमेंट का जो खर्च होता था वो सिर्फ टैक्सेस से ही चलता था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट था वो पूरे फ्रांस को खींच रहा था। So dear students, here in the picture we can see that one peasant that is very poor गिविंग हिज क्रॉप। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नोबल मैन बैठा हुआ है और ये जो पुअर किसान अपना, चूँकि ये मालिक तो ये नोबल किसान ही है उस खेत का, लेकिन ये खेती करके ये फसल बोकर ये लाता है और अपनी फसल कैसे इस तरीके से इनको दे रहा है और ये सिर्फ बैठे बैठे इस फसल को लेते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, दिस 1.1 point of this chapter. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. Dear students, here we will discuss first of all the population of France. As we can see here that in 1715 there were 23 millions people in France and in 1789 there were 28 million peoples in France. So as we can see that how the strength of population increased in these years, and when the number of peoples increased, it means the needed things, food grains, also the demand of food grains will be increased. And the very important thing was that the population increased but the production of things, needed things, बेसिक थिंग्स लाइक ब्रेड, इट वॉज नॉट इंक्रीज्ड। लोगों की संख्या तो बढ़ती चली गई, लेकिन उनके लिए जो उनकी डेली यूज़ की थिंग्स थी, जैसे कि ब्रेड उस समय बहुत ही आम फूड आइटम्स होता था जिसको हर गरीब से गरीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते थे और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। इसका नतीजा क्या हुआ कि उसका रेट बढ़ा दिया गया और जो ऐसे लोग थे, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस। तो जो ऐसे लोग थे, गरीब लोग थे जो किसी लेबरर्स की तरीके से काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे, तो जो उनके ऑनर थे उन लोगों ने उनका रेट फिक्स कर रखा था, उनके जो सैलरी थी उसको भी नहीं बढ़ाया।
सो बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइसेस, और इस कंडीशन में उनके जो वेज का प्राइस था वो भी नहीं बढ़ाया. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, इसलिए जो अमीर और गरीब का गैप था वो बहुत ही बढ़ गया. गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया. थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट. कंडीशन बुरी होने के बावजूद भी जो ड्रॉट और हेल की कंडीशन आई, सूखा या हेल, उसने क्या किया कि हार्वेस्ट को रिड्यूस कर दिया, जिस वजह से जितने लोग थे उनके लिए फूड आइटम्स बना पाना बहुत ही मुश्किल हो गया. इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस भी बोलते हैं. दिस कंडीशन लीड्स टू सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स जीने के लिए जो न्यूनतम चीज़ों की आवश्यकता होती है जब उनका भी डेवलपमेंट या प्रोडक्टिविटी ना हो पाए, ऐसी कंडीशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं. और इस प्रकार की कंडीशन हमेशा ओल्ड रिजिम में आती रहती थी. ओल्ड रिजिम वर्ड्स का यूज़ वी हैव अंडरस्टूड दैट द बिफोर 14 जुलाई 1789 फ्रांस रिवॉल्यूशन से पहले का जो समय था इट वाज ओल्ड रिजिम. अब आइए देखते हैं कि ये सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे शुरू होती है. So first of all, as you can see in the first box here, it is written bad harvest means सबसे पहले जब फसल खराब होती है, क्योंकि जब फसल खराब नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से फूड प्रोडक्ट्स आइटम्स जो है ना वो खराब नहीं होंगे, यानी कि फूड की कमी नहीं होगी. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैड हार्वेस्ट. बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन. जब फसल खराब होती है तो वहाँ पे ग्रेन्स की कमी होने लगती है, और जब ग्रेन की कमी हुई तो वहाँ पे फूड प्राइसेस राइज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि फूड का जो प्राइस था वो बढ़ना शुरू हो गया. सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल कंडीशंस हेयर इन फोर्थ बॉक्स यू कैन सी दैट द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड. इन सब कंडीशन की वजह से जो पुअरेस्ट थे, जो गरीब से गरीब लोग थे, अब वो अपने मुँह का निवाला नहीं खरीद सकते थे. वो फूड आइटम्स मार्केट से नहीं खरीद सकते थे. क्यों? क्योंकि पहले तो फूड आइटम्स जितने रिक्वायर्ड पीपल थे उनके लिए था नहीं, और जो था भी तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा था कि जो अफोर्ड कर सकता था सिर्फ वही खरीद सकता था. एंड व्हेन द पुअरेस्ट was not able to buy the food items, they did not have food items. Because of this they became very weak. इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गए और कुछ तो भूख से मरने भी लगे. And this leads to disease epidemics. As you can see here it is written in the box. इन सब चीज़ों की वजह से बीमारियां फैलना शुरू हो गई और लोग बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो गए, जिस वजह से मौत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगी. Now let's see the next page, point 1.3. A growing middle class envisages an end to privileges. यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे अब नाउ दे डिसाइडेड कि कैसे करके भी इस प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए. यानी कि जो अन्य फर्स्ट स्टेट को जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिल रही है बाई बर्थ, इसको कैसे भी करके ख़त्म किया जाए ताकि थोड़ी सी समानताएं आ सकें. इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. मीन्स यानी कि पास्ट में पिछले समय में जो पीजेंट्स और वर्कर्स होते थे वो रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट तो करते थे कि टैक्स इंक्रीज हो रहा है इसके खिलाफ प्रदर्शन करना या फूड स्कैरिसिटी को लेकर प्रदर्शन करना, बट दे लैक द मीन्स. लेकिन उनके पास इतना सेंस नहीं होता था, उनके पास इतने तरीके नहीं होते थे, प्रोग्राम्स नहीं होते थे. दे कुड नॉट थिंक अबाउट इट कि हाउ टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, कि कैसे जो हम अपनी बात चाह रहे हैं उसको फॉलो करा सके, यानी कि कैसे इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके और कैसे सोशल और इकोनॉमिक जो चेंजेस हम चाह रहे हैं उसको कंप्लीट किया जा सके. दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़. इसलिए ये सारे काम की जिम्मेदारी, कौन से काम की जिम्मेदारी? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर जो वो लोग चाहते थे, इसकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों को दे दी गई जो थर्ड स्टेट में कुछ प्रॉस्पेरस होते थे और कुछ एजुकेशन से बिलोंग करते थे या जिनके पास अपने आइडियाज़ होते थे, एजुकेटेड होते थे और कुछ पैसों से समृद्ध होते थे. ये सारा काम उनके कंधों पे दे दिया गया कि भाई अब आप लोग सोचें, प्रोग्राम करें और कैसे इस चीज़ को लाया जाए. The 18th century witnesses the emergence of social groups
टर्म द मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में एक ऐसा सोशल ग्रुप आया जिसको मिडिल क्लास कहा गया, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society। ये जो मिडिल क्लास था इनके पास भरपूर पैसा था और ये काफ़ी बिजनेस भी करते थे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड और गुड्स का मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को लेकर एक्सपोर्ट करते थे, खरीदते थे रिच मेंबर से, सोसाइटी के रिच मेंबर्स के साथ। तो इस वजह से इनके पास भरपूर पैसा था। एज दे वर इनफ एजुकेटेड दे हैड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, and in addition to merchant and manufacturers the third state included professions such as lawyer or administrative officials। और इनके साथ साथ lawyers और administrative officials भी इनके साथ हो गए थे। और इनका ऐसा मानना था कि इनके पास एजुकेशन है, इनके पास एक्सपीरियंस है, आइडियाज़ हैं, तो ये चेंजेस ला सकते हैं। तो इन एजुकेटेड लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसी को, किसी भी वर्ग को दिए जाने वाले प्रिविलेजेस को बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सोशल स्टेटस पे देखकर ही उसको प्रिविलेजेस दिया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सोशल पोजीशन जो डिपेंड होना चाहिए वो उसके मेरिट पर, ना कि उसके जन्म पर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टूड दिस मच ऑल, एंड इन आवर नेक्स्ट lecture we will understand that how the philosophers paid their duties and what did they do.